दरअसल भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को ही सेट कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अमित शाह की जनसभा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इनके जनसंपर्क हो, उसमें पलायन का मुद्दा। अब जैसे वहाँ इन्होंने बैनर जो लगाया मंच पर देवबंद में एटीएस सेंटर के उद्घाटन के, प्रशिक्षण सेंटर के उसके संग बुनियाद के अवसर पर कि काम भी और लगाम भी, तो लगाम किसके लिए है इसको मुसलमान समझ रहा है, तो वो उसको लगता है कि कहीं न कहीं उसको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। मुसलमान जो है ना वहाँ जात और बिरादरी के हिसाब से भी वोट करता है, पार्टी के हिसाब से भी वोट करता है, फिर इस बात को जहन में रखकर भी वोट करता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। तो ये 3 अलग अलग रास्ते वहाँ मुसलमान चुनता है, जिसकी वजह से मुस्लिम मतों में बिखराव होता है। आपको लगता है कि देवबंद में फिर बिखराव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे साफ नजर आ रहा है देवबंद में बिखराव होगा और 2017 वाला रिजल्ट जो है ना मुझे फिर दोहराते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर में। सहारनपुर की सियासी हकीकत क्या है, जमीन पर क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत है और किस पार्टी को नुकसान हो रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। आज हम इन खबर नवीसों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सहारनपुर में जीत कौन रहा है। तो हम आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ रियाज हाशमी साहब हैं जो कि दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ रहे हैं, इंडिया टुडे के लिए भी लिखते रहे हैं। हमारे साथ शब्बीर साद जी हैं जो कि राष्ट्रीय सहारा उर्दू के इनकलाब जागरण का जो है उर्दू इनकलाब उससे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अवनींद्र कमल जी हैं जो कि जनवानी के यहाँ ब्यूरो चीफ हैं। हमारे सहयोगी, उसके बाद परिचय करा दें आपका राजेश जैन जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शिवमणि त्यागी जी हैं जो कि पत्रिका के पत्रकार हैं और साथ साथ यूट्यूबर भी हैं, और हमारे साथ विकास कमल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। तो आप तमाम लोगों का हमारे यूपी तक के कार्यक्रम में स्वागत है। शुरू करते हैं रियाज साहब आपसे, क्या इस वक्त का इस पूरे मंडल का माहौल है, कौन आपके हिसाब से आगे है, कौन जीत रहा है? देखिए, सहारनपुर मंडल की अगर हम बात करें तो सहारनपुर जिले की 7 सीटें हैं, मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं और शामली जिले की 3 सीटें हैं। तो ये हमारी लगभग 16 सीटें हो गई हैं। लड़ाई तो सीधे सीधे तौर पर जो सहारनपुर मंडल में नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी बहुजन समाज पार्टी, जो बहुत साइलेंट है। और इस चुनाव में 2-3 तरह के जो चैलेंज सभी राजनीतिक दलों के सामने हैं, वो उनके ऊपर कितना खरा उतर पाएंगे, कितना उनको फेस कर पाएंगे चैलेंजेस को। एक तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत आम मतदाता तक अपनी बात को पहुंचाना, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर हम सहारनपुर की बात करें 7 सीटों की जी, तो कौन सी पार्टी यहाँ आपको आगे दिख रही है? मुझे भारतीय जनता पार्टी इस समय मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो इंटैक्ट है और एंटी बीजेपी वोट जो है, एंटी बीजेपी फोर्स जो है वो बिखरा हुआ है। कहीं बहुजन समाज पार्टी मजबूत है और कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस और AIM के भी जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अपने बिरादरी और जात के आधार पर जितना भी नुकसान करेंगे वो एंटी बीजेपी फोर्स का ही करते नजर आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से सहारनपुर की जो सीटें हैं उसमें बीजेपी भारी है? हाँ, बीजेपी भारी है और मुझे नहीं लगता कि 2017 के रिजल्ट से कोई बहुत ज्यादा उलटफेर यहाँ होने वाला। कितना था 2017? यहाँ पर 4 सीटें जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी को थी, 2 कांग्रेस को थी और 1 समाजवादी पार्टी को थी, जो शहर की सदर सीट है सहारनपुर की। तो उसी के आसपास आपके हिसाब से? उसी के आसपास रहने वाला है, कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला नहीं है। हमारे साथ शब्बीर साद जी हैं इनकलाब के। आपके हिसाब से सहारनपुर की क्या स्थिति रही? देखिए, मेरा मानना यह है कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में फर्क है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी का अपना वोट है, लेकिन इस दफा चूंकि कांग्रेस से इमरान मसूद हट चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने दम पर 2 उम्मीदवार यहाँ पहले जिताए थे। तो हमें लगता है कि उसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा और समाजवादी पार्टी की सीट 1 से बढ़ेगी। मेरा अपना अंदाजा यह है कि 3 सीटें समाजवादी को जाएंगे।
बीएसपी को भी एक आध सीट मिल रही है और बीजेपी को भी मिल रही है, मतलब ऐसा तो है नहीं। लेकिन बीजेपी का अपना वोट, ये बात सही है जैसे रियाज भाई ने बताया कि उसका अपना जो वोट है वो इधर उधर बिखरा नहीं है, अलबत्ता और वोट जो है वो उनमें बिखराव है। अब कितना बिखराव होता है और चुनाव आने तक किसकी लहर बनती है, किस तरह से काम चलता है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ से जब छोड़ करके गए धर्म सिंह सैनी बीजेपी छोड़ करके आए हैं, तो उनका क्या उनके बिरादरी का असर पूरे उस पर पड़ रहा है क्या, जो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कह के वो जो निकले? नहीं, यहाँ तो सैनी के नाम पर एक सीट पे बीजेपी भी लड़ रही है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अलबत्ता अपनी सीट पर, नकुड़ सीट पर चुके वो हैं, वहाँ उनका फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैनी जो है बहुत ज्यादा समाजवादी की तरफ जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वही उसका। आपके हिसाब से कितनी सीटें साथ में कितनी किसको मिल सकती है? कम से कम 2 समाजवादी पार्टी को और 2 बीएसपी को और 3 भारतीय। चलिए, हमारे साथ जनवानी के अवनींद्र जैन, अवनींद्र कमल जी हैं। अवनींद्र जी, आपके हिसाब से सहारनपुर की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, हर बार सत्ता विरोधी लहर होती है। आप उत्तर प्रदेश के पिछले 2007 से लेके और 2017 तक के चुनाव को आप देख लें, तो किसी भी जिस पार्टी की सरकार रही पूर्ण बहुमत से, जैसे 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने, तो 5 साल बाद यहाँ के मतदाताओं ने परिवर्तन किया। अगर आप केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जाटलैंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जादू नहीं चल रहा है। और अगर हम सहारनपुर के संदर्भ में बात करें, सहारनपुर की जो सीटें हैं, तो यहाँ 3 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा। मेरा ख्याल है कि करीब 3 से 4 सीट समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से, मतलब यहाँ आपको लग रहा है बसपा 1 या 2 सीट पर, 1 सीट संभावित है कि बसपा वहां से जीत जाए। नहीं, यहाँ पर यह बताइए कि धर्म सिंह सैनी के समाजवादी पार्टी में आने से कोई सामाजिक समीकरण में भी कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल। देखिए, सैनी समाज से और भी नेता हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी है, लेकिन ये लोग संगठन के आदमी हैं, जमीनी नेता नहीं है। धर्म सिंह सैनी कद्दावर नेता है, जमीनी नेता है। उन्होंने इमरान मसूद जैसे नेता को 2 बार हराया है और 4 योजनाओं से लगातार वो नकुड़ की सीट पर उनका पूरा प्रभाव है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैनी समाज में उनका प्रभाव है, स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं। तो एक मैसेज जो क्रिएट हुआ है कि पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं दी गई, केवल सवर्णों को ही उसमें, और उसमें जातिवाद तक के आरोप लगे हैं। आपसे सारी चीजों से वाकिफ हैं, तो उसका कहीं न कहीं असर है। और जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे अपना दल है, महान दल है, सुभाषपा है, और भी पश्चिम में का असर यहाँ है क्या? बिल्कुल, उसका असर पूरे ये सूबे में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर के बागपत तक इसका असर बिल्कुल। अब जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप देखेंगे। जैसे राजनीति में आपके हिसाब से अभी जो 7 सीटें हैं वो कैसे पड़ती? 7 सीटों में देखिए, बाहर सीट पे मैं कोई डिक्लेयर तो कर नहीं सकता हूँ। राजनीति में भी मौसम की तरह अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये जर्नलिस्ट हम लोग चूंकि यहाँ काम करते हैं, तो जो मेरा अपना अनुमान है, सबकी अलग अलग धारणा हो सकती है, अपना अलग अलग उसकी सोच हो सकती है, उसकी अपनी अलग एनालिसिस है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कभी गढ़ नहीं रहा सहारनपुर, जबकि यहाँ काजी रशीद मसूद जैसे कद्दावर नेता रहे। तो यहाँ लेकिन सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार होगा, यानी कि 3 से 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए। बीजेपी को भी 7 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कम भी हो सकती है। 1 आध सीट जो है बीएसपी को भी मिल सकती है। फिलहाल अभी जो स्थिति है, क्योंकि वोट पड़ते पड़ते तक चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन ये अभी संभावित है। धन्यवाद। अनिल भारद्वाज हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो कि यहाँ से रिपोर्ट भी करते हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है? सर, मेरे हिसाब से जब से इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ के अपना समाजवादी पार्टी में आए हैं, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि इमरान मसूद की वजह से समाजवादी पार्टी को कम से कम सहारनपुर में 3 सीट मिलने जा रही हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में भी मतलब 2 सीट की अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 सीट तो उनका कंफर्म हो ही जाएंगी, और बसपा के भी 1 सीट पर इस बार कब्जा हो जाएगा, जबकि बसपा पिछली बार यहाँ से 1 भी सीट नहीं ले पाई थी। राजेश जैन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। राजेश जी, यहाँ का सामाजिक समीकरण क्या कुछ बदल रहा है या सामाजिक समीकरण वही है, क्या लगता है आपको? सामाजिक समीकरण की यदि बात करें, पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने पार्टी से दल बदल किया है। जैसे जगपाल जी हमारे बसपा से इतिहास से थे, भाजपा में आ गए। रविंदर सिंह मोलू जो बसपा के उम्मीदवार है रामपुर मनियारण से, वो भाजपा में चले गए थे, फिर बसपा में आ गए। यही धर्म सिंह सैनी जी की बात करें, ये सपा में आ गए। जातीय समीकरण पे इन लोगों के आने से 1-2 जगह फर्क पड़ रहा है। जैसे देहात की सीट है, पुराने विधायक हैं जगपाल जी, उनके आने से निश्चित रूप से जो दलित समाज का वोट है उनके फेवर में जाएगा। आपके हिसाब से अगर सहारनपुर की 7 सीटों को देखा जाए
तो किसके फेवर में कितनी सीटें आपके हिसाब से झुकती दिख रही? देखिए, फेवर में बात है, जैसे अभी भारद्वाज जी ने आपको बताया, इमरान मसूद एक बड़े कद्दावर नेता हैं। सहारनपुर जिले ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उनका नाम है। मुस्लिम वोट यहाँ का उनके कहने से वोट डालता है। अब जैसे समाजवादी पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से उसका आने समाजवादी प्लस में है। हम नगर सीट की बात करें, यदि इमरान मसूद का समर्थन सपा को ना होता, नगर की सीट पे भी क्लियर था कि हारेंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में है जिले। अच्छी स्थिति में साथ में अगर कहा जाए आपके हिसाब से तो किसको कितनी मिलेंगी? मेरा मानना कम से कम 3 सीटें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए अब तक के अनुसार। आगे अगले 8-10 दिन में क्या होगा ये तो समय के गर्भ में छिपा है, समय बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो लग जैसा चुनाव हो रहा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है सपा थोड़ा प्लस रहने की मुझे उम्मीद है। बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी पिछली बार 4 सीटों पे थी सहारनपुर में, अब क्या लग सकता हो सकता है 3 सीटों के आसपास आ जाए। बसपा की भी एक सीट मुझे लगता है कि मिलने जा रही है। शिवमणि त्यागी जो कि पत्रिका से हैं और यूट्यूबर भी हैं, आप तो यूट्यूबर हैं तो घूमते रहते होंगे, आपके हिसाब से जो एनालिसिस हमने देखा, आपका क्या सोचना है? अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो छवि सहारनपुर की बनी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, सभी लोग साथ रह के काम करते हैं। और जो यहाँ का मिजाज है वोटर का, वो बदलता है यहाँ सुबह 10 बजे। जिस दिन वोटिंग होगी उससे पहले कई बार जैसे दल बदल नेता बदल रहे हैं ना, इसी तरह से यहाँ का वोटर भी बदलता है। अभी कुछ कहेगा, कल कुछ होगा। तो अभी जो स्थिति मुझे लगती है, आप बाकी मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं सभी से आपने बात की, लेकिन जो स्थितियां मुझे लगती हैं उसके अनुसार भाजपा को सहारनपुर में कोई नुकसान होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उनकी 4 सीटें थी, 4 ही रहेंगी। मतलब दावा तो नहीं किया जा सकता, एक अनुमान है कि उनकी 4 ही रहें। और 2 सीटें यहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। 1 सीट बसपा को जा सकती है। अगर बसपा दूसरी सीट है उस पर थोड़ा सा मजबूत दिखाई देती है तो यहाँ भाजपा को नुकसान हो सकता है। भाजपा 3-3 और फिर बसपा 1 या बसपा 2 और भाजपा 3 और समाजवादी 2, ये स्थिति यहाँ बन सकती है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताऊं कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग तरह से है। बड़े बड़े नेता दल छोड़ रहे हैं। दल छोड़ने से ये तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोटर बहुत समझदार है, वो हर चीज को एनालिसिस करता है। वो आपका चैनल देख रहा है, उसके पास रिमोट है, वो स्विच करेगा, दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा। उसका जो एनालिसिस करने का जो तरीका है ना, इतना फास्ट हो गया है कि वो हर चीज को नोटिस करता है। और कहीं ना कहीं इससे कद घटता है। अगर इमरान राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर एक दल में जाते हैं तो इसका फर्क पड़ता है। अगर चुनाव के समय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा को छोड़ते हैं, वो दूसरे दल में स्विच होते हैं, तो इसका फर्क पड़ता है। और इस बार जो चुनाव मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है इस बार बीजेपी उसका केंद्र है। चाहे एक वोटर है जो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा और एक वोटर है जो बीजेपी को जिताने के लिए वोट करेगा। वही स्थिति कहीं ना कहीं पिछले। एक और सवाल का जवाब दीजिए, आपको सामाजिक समीकरण में कोई बदलाव दिख रहा है या बीजेपी का वोट इंटैक्ट है? नहीं, सामाजिक समीकरण मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक समीकरण का कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, विधायक क्षेत्रीय विधायक चुनना है, लेकिन उसका इतना बड़ा ग्राफ नहीं होता कि उससे आप चीजों को उलट पलट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी के जब कोई विधायक चुनाव लड़ता है तो जिसने 5 साल काम किया हो या जो कोई नया मैदान में उतरा हो, उसके कुछ ना कुछ लोग तो होते ही हैं। वो समाज के नाम पे भी, जाति बिरादरी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन इतना फर्क नहीं होगा कि उससे चीजें अलट पलट हो जाएंगी। कुछ थोड़ा बहुत वोट बैंक हर आदमी का होता है, वो अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, विकास कमल है हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। आप भी विकास कपिल, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अभी घूमते हैं? देखिए, जिस तरह से सहारनपुर के अंदर अभी हाल ही में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी रहे हो या इमरान मसूद रहे हो, इन्होंने जिस तरह से चेंज किया है, तो उसको देखकर यही साफ नजर आ रहा है कि सहारनपुर में इस बार फिर से 4 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी काबिज रहेगी। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को इमरान मसूद की वजह से मिलने जा रही हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो 2017 का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त भी 2 सीटों पर उन्होंने यहाँ पर कामयाबी मिली थी। एक सीट जो है बसपा की, जो रामपुर मनिहारी जिसको कहते हैं यहाँ पर सुरक्षित सीट, वो बहुजन समाज पार्टी को मिलने जा रही है। इस बार आपके हिसाब से 4-2-1 वैसे ही रहेगा? 4-2-1 वैसे ही रहेगा सर। हमारे साथ नए पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। और आप? अब मुझे शाहिद जुबैरी कहते हैं, मैं राष्ट्रीय सहारा उर्दू से यहाँ पे ब्यूरो। आपको क्या लगता है सर, ये जो सहारनपुर की सियासत है वो किस तरफ जा रही है? क्या कोई बदलाव है या फिर बदलाव तो मेरे नजर में तो कोई बड़ा बदलाव तो कुछ ज्यादा नहीं है। इतना ही है कि अब सीधी फाइट भाजपा में और सपा में है। अब इसमें कौन कितना ले जाए, और इसमें इमरान फैक्टर भी 1-2 सीटों पर काम करेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि बीजेपी कहीं लूज कर रही हो। मतलब शहर में फाइट उसको बहुत तकलीफ मिल रही है,
मतलब बीजेपी सब सीटों पे बीजेपी की, जिससे बीजेपी की फाइट है, जिस पार्टी की भी है। और मोस्टली अगर हम 7 सीटों पर नजर डालें तो वो उन सब पर या तो समाजवादी नजर आती है या भाजपा। अदरवाइज जो बीएसपी है या कांग्रेस है वो कहीं नंबर 3 पे जाके, नंबर 2 पे जाके हाँ रुकती है। तो आपके हिसाब से अगर हम सीटों को देखें तो 7 सीटों में कितनी सीटें किसको मिल सकती पहले जो मिली थी हो सकता है उससे 1 आध सीट उसकी कम हो जाए बीजेपी की। 4 सीटें थी। हाँ, क्योंकि देवबंद में जो क्लैश है माविया का और कार्तिकेय राणा का, वो सीट, और फिर वहाँ पे एक और मदनी खानदान का लड़का खड़ा हुआ है, उसका भी अपना एक असर है। तो देवबंद की सीट पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हमारे साथ तमाम जर्नलिस्ट हैं, हम एक एक सवाल फिर से लेंगे। जो जिक्र किया उन्होंने माविया का, जो जिक्र किया उन्होंने ऑल इंडिया एमआईएम का, तो आप लोगों को कहीं दिखता है एमआईएम या फिर बसपा? देखिए, देवबंद की सीट एक बड़ी विचित्र सीट है, खास तौर से मुस्लिम वोटों के लिहाज से अगर आप बात करें। वहाँ मुसलमान में हमेशा से बिखराव रहा है और उसी का फायदा पिछले चुनाव में बीजेपी ने उठाया था। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा मुसलमान किसी एक रास्ते पर चलने वाले हैं। मैं कल देवबंद में था, अमित शाह का दौरा जब वहाँ था तो वहाँ बहुत लोगों से हमने बात की, तो यही चीज़ उभर करके सामने आई है कि मुसलमान जो है ना, वहाँ ज़ात और बिरादरी के हिसाब से भी वोट करता है, पार्टी के हिसाब से भी वोट करता है, फिर इस बात को जहन में रखकर भी वोट करता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। तो ये 3 अलग अलग रास्ते वहाँ मुसलमान चुनता है, जिसकी वजह से मुस्लिम मतों में बिखराव होता है। आपको लगता है कि देवबंद में फिर बिखराव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल मुझे साफ नजर आ रहा है देवबंद में बिखराव होगा और 2017 वाला रिजल्ट जो है ना, मुझे फिर दोहराते हुए नजर आ रहा है। चलिए, एक और सवाल हम आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। योजनाओं का असर मुस्लिम समाज पर है या नहीं है? बिल्कुल योजनाओं का असर है। वोट में वो जाता है कि नहीं, वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा अभी फिलहाल तक तो वो कन्वर्जन दिख नहीं रहा है। लेकिन कई लोगों से हमने बात की, देवबंद में भी हम लोगों ने बात की, तो चाहे वो घर बनाने की योजना थी, चाहे राशन वाली योजना है, फ्री राशन वाली, तो उसका बराबर लाभ मिला। लेकिन एक टीस जो मुसलमानों के दिल में वहां देखने को मिली, खासतौर से देवबंद में, वो ये थी कि भाई बीजेपी हमसे आकर बात तो करे, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें अछूत क्यों समझा जाता है। तो ये पहल आज तक बीजेपी की तरफ से हुई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये पहल हो जाए, एक पॉलिटिकली पहल है, हो जाए, इसको परखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर मुसलमानों के पास जाता है, तो बीजेपी दूर क्यों रहे इसमें। उनको भी क्या मुसलमानों में है ये चर्चा, विमर्श है? ये चर्चा है। पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं मुसलमान। हमारे साथ आप भी उसी बिरादरी से आते हैं, मुस्लिम बिरादरी से, तो मैं इस सवाल आपसे भी लेता हूं कि क्या बीजेपी की योजनाओं का असर कहीं वोट पर है या नहीं है, कम से कम मुस्लिम बिरादरी की बात करें। नहीं, योजनाएं बहुत अच्छी थी और योजना से तो बढ़िया बात उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर उन्होंने इस पे थोड़ा सा भी अमल कर लिया होता तो मैं ये समझता हूँ कि आज वो जो उन्होंने नीचे ग्राउंड पे काम किया है उसका शायद कुछ फायदा होता। लेकिन मुसलमानों को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उनके खिलाफ जो भी कुछ जहरीला माहौल बनता है उस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान में से कोई कुछ नहीं बोलता। तो वो अगर थोड़ा सा ये हो ना कि अगर जख्म है उस पर अगर कोई मरहम भी रखे, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई काम नहीं होता है, इसलिए मुसलमान यानी कि योजनाओं का असर वोट पर नहीं होगा। ना, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल नहीं रखा। अगर इसके साथ साथ इस विकास के कार्य जो किए, इसमें कोई शक नहीं कि उनके फायदे मुसलमानों को भी मिले हैं बराबर, लेकिन उसका वो जो जख्म है ना, वो इतना गहरा है कि वो इन सब चीजों को भुला देगा और वोट नहीं डालेगा। चलिए, भुला देगा और वोट नहीं। जनवानी से हैं हमारे साथ अवनींद्र कमल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो ओबीसी का कार्ड इस बार अखिलेश ने चला है वो चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है और उसका असर पूरा दिखाई भी पड़ रहा है। मुसलमानों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो काम कर रही है जिससे वो चिढ़ रहे हैं। जैसे देवबंद में एटीएस ट्रेनिंग सेंटर की संगे बुनियाद 4 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद रखा।
और विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डेवलपमेंट का काम है। मैं कहता हूँ कि विश्वविद्यालय एक तरह से बड़ी सौगात है, लेकिन अब उसमें भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को ही सेट कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अमित शाह की जनसभा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इनके जनसंपर्क हो, उसमें पलायन का मुद्दा। अब जैसे वहाँ इन्होंने बैनर जो लगाया मंच पर देवबंद में एटीएस सेंटर के उद्घाटन के, प्रशिक्षण सेंटर के उसके संगे बुनियाद के अवसर पर, कि काम भी और लगाम भी, तो वो लगाम किसके लिए है इसको मुसलमान समझ रहा है, तो वो उसको लगता है कि कहीं न कहीं उसको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। और इसकी जो प्रक्रिया होगी वो सपा को वोटिंग के रूप में होगी, जैसा भी हमारे बड़े भाई रियाज साहब कह रहे थे कि देवबंद में मुझे नहीं लगता कि वैसी की पार्टी का या मदनी का जो या और उसका कोई असर पड़ेगा। वहाँ आपके हिसाब से एक तरफा समाजवादी पार्टी वोट करेगा और वहाँ से सपा कैंडिडेट ही जीतेगा। बट यहाँ आपको इस पूरे मतलब जनपद में बंटता हुआ नहीं दिख रहा मुसलमान बहुत कम बटेगा। देखिए 100% तो किसी का नहीं हो सकता है, कहीं 40% बट रहा है, कहीं 20% बट रहा है। देवबंद में 80 से 85% मुस्लिम का वोट सपा कैंडिडेट को जाएगा। ऐसा बसपा को लेकर के कोई बंटवारा है क्या? बसपा के साथ मुस्लिम वोट बट रहा है, ऐसा कुछ दिखता है? नहीं, बसपा का अपना ट्रेंड वोटर है, लेकिन जैसे हमारी बात की जाए नकुड़ विधानसभा की, तो नकुड़ विधानसभा में साहिल खड़े हैं। साहिल ने पहले से बहुत काम किया है, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बसपा में चले गए। तो अब वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम वोटर बटेगा, हर हालत में बटेगा। मतलब वहाँ पर मतलब अगर उनको 30% भी वोट ले गए तो फिर मंत्री के लिए मुश्किल होगी, पूर्व मंत्री के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। धर्म सिंह सैनी को अगर वहाँ बटे, वहाँ पर क्योंकि वोट बटेगा तो इसलिए धर्म सिंह सैनी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है वहाँ पर। आपसे मैं वही सवाल लेता हूँ कि मुस्लिम विमर्श में क्या कहीं ये है योजनाओं की बात वोटिंग को लेकर, या बिल्कुल नहीं? मैं इस पर थोड़ा सा मैंने काम भी किया है, जैन साहब जानते हैं, वो छपा हुआ भी है, और हम हर 18 दिसंबर को इस इशू को उठाते रहे हैं। सरकार किसी की भी रही हो, योजनाओं का मतलब ये कोई बड़ी योजना नहीं है राशन या मकान, लेकिन जो दूसरी योजना है सरकार की जो अल्पसंख्यकों के लिए होती है, जिसमें मुसलमान बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग माना जाता है, उन योजनाओं का ना पिछली सरकारों में कोई लाभ मिला, जैसे समाजवादी की हो या कांग्रेस की। कौन सी ऐसी योजना? जैसे अल्पसंख्यकों छात्रवृत्ति का जो अलग से है, सर्विसेज का मामला है, इनकी मलिन बस्तियों में अभी जो MDF का क्या जैसे मकान का मुद्दा नहीं है, अस्पताल का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। मतलब मुस्लिम क्षेत्रों में थाने खुलते हैं, स्कूल नहीं खुलते, और मुस्लिम क्षेत्रों में आमतौर पे पुलिस का रवैया जो कुछ होता है सरकार किसी की भी रही हो। अभी जहाँ तक बीजेपी का मामला है, मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमा के महासचिव हैं, उनका अभी पिछले दिनों एक बयान आया था कि मुसलमान अब ये ट्रेंड बदलें, नेगेटिव अप्रोच बदलें कि हमें किसी को हराना है, हमें किसी को जिताना है, और जिताने के कुछ क्राइटेरिया है। हमारे क्राइटेरिया कि हमारे जो इश्यूज हैं बेसिक, उन इश्यूज पर जो हमें सपोर्ट करे वो। लेकिन भाजपा के साथ परेशानी ये है कि वो जैसा कहते हैं कि थाली तो एक हाथ से बच सकती है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। भाजपा अगर एक कदम बढ़ेगी और उसको जो धुन है वो खत्म होगी, तो भाजपा की अछूत नहीं है अभी भी। भाजपा अछूत उसी की वजह से है कि वो अपनी डे 1 से बीजेपी का, बल्कि संघ परिवार या जनसंघ से लेके अब तक का इतिहास ही है, उसकी बेस जो है वो मुस्लिम नफरत पे रखी हुई है। जब तक मुसलमानों से उसका ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा, वो मुसलमानों को, वो भाजपा नहीं, मुसलमान भाजपा को छूट नहीं समझते, भाजपा मुसलमानों को छूट समझती है। तो भाजपा मुसलमानों को छूट समझना छोड़ दे तो उसके लिए भाजपा को इससे कोई परहेज नहीं है। अभी इस चुनाव में कोई असर नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भाजपा का किसी को व्यक्तिगत रूप, अभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखा है संघ ने, उसमें जिन लोगों को लिया या तो टैग वाले हैं, जिनके आप जानते हैं टैग से मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस तक तो उनका संपर्क ही नहीं होता। जैसे और पार्टी करती है ऐसे वो करती है, और उसके मंच से भी मुसलमानों को टीस करने वाली बातें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी कही जाती हैं। यहाँ जो जिला अध्यक्ष है, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, राव अशरफ, उसने जो कुछ कहा वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख लीजिए उसकी भाषा क्या है। तो उन्होंने एक धार्मिक जो, ठीक है चलिए उन्होंने जो भी कहा हो, मतलब जनरल सा सवाल यही है कि जो सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है, और अगर जो योजनाओं की बात है वो मिला है, फिर भी
मुसलमान बीजेपी की तरफ नहीं जाते। नहीं, मुसलमान उसमें है ही नहीं, सबके विकास में शामिल। मेरा अपना कहना ये है, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई योजना नहीं है राशन देना। राशन हमें भी मिल रहा है, औरों को भी मिल रहा है, और राशन जो दे रहे हैं उससे अधिक तो महंगा हमें और चीजें बेच रहे हैं, तो जनता पे कोई एहसान थोड़े कर रहे हैं राशन फ्री देकर। आपको क्या लगता है कि बीएसपी जो है वो इस इलाके में, अगर हम ऐसे समझें कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर यहाँ का मुसलमान जुड़ रहा है, तो और कौन सा बड़ा वोट है जो समाजवादी पार्टी को प्लस कर रहा है? समाजवादी पार्टी में जैसे पिछड़े नेता हैं, धर्म सिंह सैनी वगैरह ने जाके प्रयास कर रहे हैं। क्या इनका पूरा मंडल में असर है? नहीं, मैं इंडिविजुअल धर्म सिंह सैनी बात करूं, मंडल के बाद में जो मैंने सुना है, जो मैंने सर्वे किया है कि मान लो हमारा से एक भाजपा के उम्मीदवार हैं, भेड़ से सैनी है, वहाँ का सैनी उनको वोट कर रहा है, और जबकि नकुड़ के जो सैनी है वो समाजवादी पार्टी धर्म सिंह सैनी को वोट कर रहे हैं। मतलब सैनी का ये लग रहा है मुझे कि जो कास्ट वाइज पे वोट हो रहा है उस पर भी हो रहा है, उसका कोई ज्यादा ही नहीं लगता कि उनके छोड़ के पार्टी छोड़ के आने से कोई फर्क मुझे नहीं लगता। 7 सीटों पे कोई है, जिस सीट पे वो लड़े उसी सीट पे असर है। आपसे पूछ लूं तो आपका क्या मत है? आपको क्या लग रहा है कि इस बार बसपा, जो कि इस इलाके में बहुत पहले मजबूत रही है, सपा तो बहुत कमजोर ही रही है कम से कम इस इलाके में, तो क्या सिर्फ इमरान मसूद के आ जाने से या फिर मुस्लिम वोट अगर उसकी ओर शिफ्ट हो जाने से क्या समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हो जाएगा? नहीं अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि इस बार क्या फर्क पड़ रहा है बसपा का। अब हम अभी 5 दिन पुरानी बात है, हम रामनगर गांव गए। ये आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का गढ़ है, वहीं पर पूरा पिछले दिनों हंगामा भी हुआ था। तो हमारे मन में जो बात थी कि वो लोग यही कहेंगे कि हमको बसपा को वोट देना है। जब हम उनके वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमारा मकान बन गया, हमारा ये महिलाओं ने कहा हमें सिलेंडर आ गया। मैंने कहा हालांकि अब ये भी था कि किस बिरादरी? दलित लोग हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न था कि आप किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर हैं, बसपा हैं, कहाँ जाएंगे? तो हमें दोनों में ही पूछना था कि वो या तो चंद्रशेखर की ओर जाएंगे या बसपा की ओर जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाला उनका जवाब मिला कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। तो अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, समय लगेगा। अभी तो लोग देख रहे हैं कि होना क्या है, और उसके बाद फिर वो मन बनाएंगे कि हमें वोट कहाँ करना। अच्छा, मैंने उन लोगों से जो सवाल पूछा जो मुस्लिम बिरादरी से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं कि वो आप दोनों से मैं पूछ लेता हूं कि क्या मुस्लिम समाज में इन योजनाओं का कोई फर्क है, असर है? नहीं, असर तो देखिए होता है जब आप बिल्कुल जमीन पे जाते हैं। किसी आदमी को अगर जिंदगी भर में मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, किसी वोट में असर आता है? हाँ, कहीं ना कहीं फर्क आता है। जो हम वीडियो अभी देख रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें अब काम मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं और सुरक्षा का कहीं ना कहीं हमें मजबूती मिली है। दूसरी ओर दूसरी बातें भी हैं, कहीं ना कहीं वही बात है। पिछली बार मुसलमानों के सामने केवल एक टारगेट था, बीजेपी को हराना है। इस बार उन्हें एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी मिला है कि इसको जिताना भी है, तो इसका ही फर्क है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुस्लिम वाली यहाँ तक बात है, मेरी बहुत लोगों से मुलाकात होती है मुस्लिम से। अभी भी 3-4 दिन पहले एक मुस्लिम ठेकेदार हैं, मलीपुर रोड पर रहते हैं, वो आए, मैंने उनसे पूछा क्या लग रहा है तुम्हें योगी सर? कह रहे हैं ऐसा अपराध मुक्त हमने कभी देखा ही नहीं। पहले हम 9 बजे के बाद जा नहीं सकते थे घर से, रात के 12 बजे हम साइकिल पे जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें बात एक ही लगती है। बहुत मुस्लिम लोग मुझे ऐसे मिले हैं, लेडीज मिली हैं, तो तलाक वाला जो असर है, 3 तलाक वाला, उसको लेके मुस्लिम लेडी में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये हमको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये ऊपर समझते हो, समाज के भीतर ऐसा नहीं हो, ऐसा है क्या? ना, तलाक, एक तो तलाक का जो डिसीजन, तलाक में चूंकि हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो जो नहीं, जैसे इनका सवाल मैं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तलाक का उतना इफेक्ट नहीं। तलाक तो मौलवी जिसको कह देगा हो गई, वो उसी को मानेगा, सरकार कितने भी कानून बना ले। इन लोगों ने जो 2 बातें कही, दोनों लोगों से मैंने वही पूछा, उनका कहना है कि असर है मुस्लिम में। आप लोगों से फिर मैं उस बार आता हूं कि कोई असर है या नहीं, हमें तो कोई असर नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, एक बात मैं जब कर रहा था तो मुझे बाद में याद आई कि ये भी नहीं हम कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने मुसलमानों से डायलॉग की बात शुरू नहीं की। अभी पिछले दिनों बॉम्बे में एक प्रोग्राम हुआ था, मोहन भागवत जी ने किया था, मैं खुद उसमें मौजूद था, और लगभग उसमें 70% मुस्लिम थे, और उसमें कश्मीर से भी काफी लोग आए थे। तो वहाँ उन्होंने डायलॉग के नाम पर बातचीत की, लेकिन सिर्फ अपनी बात कही। ये जब हमारी मुलाकात हुई उनसे, हमने कहा मोहन भागवत जी से कि आपने जिस उस पर बुलाया है, बात तो आप कर ही नहीं रहे, हमसे तो कुछ भी नहीं पूछ रहे, आप तो अपनी अपनी बता रहे हैं। तो उन्होंने इस पे कहा कि ये अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए, और हमारी कोशिश ये है
कि हम मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाएं। अब देखिए वो क्या होता है, उनकी जो उन्होंने दावा किया था बॉम्बे में, अब उस पर कितना अमल होता है कितना नहीं। नहीं, आपके हिसाब से डायलॉग की एक कोशिश है, लेकिन अभी वो जमीनी पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन्होंने डायलॉग के नाम पर बुलाया जरूर मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों की बात न सुनकर सिर्फ अपनी बात सुनाई। लेकिन जैन साहब ये कह रहे थे कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हालात बदले हैं, मिले हैं और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है तो हम वोट करेंगे। आप लोगों को लगता है? कहने की बात और है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा है नहीं। जिस तरीके से बीजेपी किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बना सकती, इसी तरह कोई मुसलमान किसी बीजेपी वाले को वोट नहीं देगा। चलिए, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये 100% मुसलमान जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देंगे। अब ये एक मतलब फिगर सेट आप नहीं कर सकते कि कितने परसेंट जाएंगे। मुझे लगता है कि 4 से 5% तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे हैं। इसमें 2-4% और वृद्धि हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, या वो पिछली बार वाला ही ट्रेंड भी रह सकता है। लेकिन एक बड़ा फायदा जो मैं मुसलमानों का देख रहा हूँ पिछले 5 साल में, वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि योगी सरकार में जो मुसलमान देर रात तक चाय की दुकानें आबाद रखते थे, दिन भर आधे दिन तक पढ़कर सोते थे, या थानों में बैठ कर के दलाली करते थे, वो काम सब बंद हो गए। अब सब मुसलमान, उनका टारगेट अपने रोजगार के ऊपर है कि भैया कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। फिर दूसरा फायदा जो मैं देख रहा हूँ मुसलमानों का वो ये है कि उनकी समझ में आ गया, चाहे वो रिक्शा वाला है चाहे मजदूरी करने वाला है, कि अपने बच्चे को पढ़ाना है। वो ये जानते हैं कि अगर हमने बच्चों को पढ़ा लिया, एजुकेशन हमारे बच्चे हासिल कर लिए, तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों की एजुकेशन की। लेकिन इन सब के बावजूद वो वोट में ही तब्दील हो रहा है। हाँ, लेकिन वो चाहे खौफ की वजह हो, चाहे वो इसलिए हो कि बीजेपी सत्ता में इलाज कर देगी, वो कुछ भी हो। चलिए, तो हम यहाँ मौजूद थे और हमने कई मुद्दों पर टटोलने की कोशिश की कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, यहाँ से मुस्लिम सियासत बहुत कुछ तय होती है। ऐसी स्थिति में हमने जो हमारे मुस्लिम बिरादरी से वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हमने ये भी टटोलने की कोशिश की आखिर उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, बीजेपी को लेकर क्या चल रहा है, आरएसएस को लेकर क्या चल रहा है। तो बहुत सारी बातें निकल करके इस वक्त सामने आई। एक बात अगर हम इसे समाप्त करें तो वो ये कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान, कम से कम अगर पत्रकारों के नजरिए से समझें तो नहीं दिख रहा। लगभग उसी के आसपास बीजेपी रहेगी, ऐसा इन पत्रकारों का मानना है। बीजेपी को लेकर मुसलमानों में भी चर्निंग है, विमर्श है, लेकिन वोट अभी उन्हें उतने नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चर्चा जरूर इस बात की चल रही है। हम अब किसी और शहर में होंगे और वहां भी वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए अपने दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव का मूड क्या है। सहारनपुर से कुमार अभिषेक, यूपी तक।